नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लोक वित्त का क्षेत्र क्या है या उसका जो व्हाट इज़ द स्कोप और सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। तो सब्जेक्ट मैटर देखने के लिए कि हम उसके अंतर्गत क्या क्या अध्ययन करते हैं, तो सबसे पहले हम राजकीय आय यानी गवर्नमेंट की जो सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं, हम सबसे पहले उसका अध्ययन करते हैं। और जो ये मेरे बाकी वीडियोस में बताया जा गया है कि जो है किस तरीके से सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट जनरेट करती है, कैसे नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ हैं, टैक्स रेवेन्यूज़ हैं, रेवेन्यू रिसिट्स हैं, कैपिटल रिसिट्स हैं। तो पहले तो राजकीय आय कहाँ कहाँ से सृजित करती है, इसका पूरा अध्ययन, किस प्रकार के टैक्स लगाएगी गवर्नमेंट, कितने परसेंटेज टैक्स रेट रहेगा, क्या टैक्स बेस रहेगा, क्या सिद्धांत फॉलो होंगे, किस प्रकार के टैक्स की व्यवस्था लागू हो जो कि जो इकॉनमी है या समाज में लोगों का हित हो सके और लोगों पर बहुत ज़्यादा बर्डन भी ना पड़ने पाए, कोई बहुत भार के रूप में वो उसको महसूस ना करें। तो ये हम सारा राजकीय आय के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके अलावा भी जो नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ हैं उनकी भी स्टडी हम करते हैं। फिर दूसरी चीज़ आती है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी कि राजकीय व्यय, सरकार कहाँ कहाँ पर व्यय करती है, व्यय के साधन व्यय के जो विभिन्न मद हैं वो क्या हैं। अब विभिन्न मदों में आपका जैसे वेलफेयर मेजर्स आ सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स आ सकता है, प्रशासनिक वे आ सकते हैं, डिफेंस का पर खर्चे आ सकते हैं, आंतरिक जो लॉ एंड ऑर्डर या शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात है उस पर क्या व्यय होते हैं, इतनी सारी कल्याणकारी योजनाएं हैं उन पर क्या व्यय हो रहा है, विकासात्मक कार्यों पर क्या व्यय कर रही है गवर्नमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या व्यय कर रही है, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हैं जैसे कि विमेन, चाइल्ड, SC ST OBC पॉपुलेशन और माइनॉरिटीज़, इन सब के हितों की रक्षा करते हुए उन पर कहाँ पे स्पेशल एक्सपेंडिचर की ज़रूरत है। तो सारे ये मद जो हैं आपके हम पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंतर्गत देखते हैं। उसके साथ साथ उसमें ये भी देखते हैं कि क्या सिद्धांत फॉलो किए जाते हैं। जैसे एक पीकॉक हाइपोथेसिस है, वो कहती है कि सीढ़ी नुमा रूप में जो सार्वजनिक व्यय है या पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो बढ़ता है। और वैगनर हाइपोथेसिस कहती है, वैगनर का नियम या सिद्धांत कहता है कि जो व्यय हैं वो लगातार निरंतर बढ़ते हैं, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है व्यय बढ़ने की, क्योंकि गवर्नमेंट की क्रियाएं निरंतर बढ़ती जाती हैं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकास करती है तो व्यय बढ़ते जाते हैं। तो इस तरीके के क्या सिद्धांत होंगे, क्या क्राइटेरिया होगा, क्या कंट्रोलिंग बॉडीज़ होंगी जो व्यय करने की, उसके क्या प्रभाव होंगे, ये सारी स्टडी हम ये सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत करते हैं। फिर आता है सार्वजनिक ऋण, इसकी भी स्टडी हम इसके अंतर्गत करते हैं कि सार्वजनिक व्यय ऋण कहाँ कहाँ से लिए जाते हैं। जैसे कि 2 प्रकार के हैं, आंतरिक ऋण है, बाह्य ऋण है, और ऋण का बोझ किस प्रकार से अर्थव्यवस्था पर पड़ता है या गवर्नमेंट की क्या लायबिलिटीज़ बनती हैं और उसके कुछ सिद्धांत, और साथ ही साथ उस ऋण को वापस करने के क्या तरीके हैं। जो अगर गवर्नमेंट ने लोन लिया है तो वो किन तरीक़ों से वापस कर सकती है, जिसको हम कहते हैं ऋण शोधन की विधियाँ या रिडेम्पशन ऑफ डेट। तो ये भी एक स्टडी है, ये इसका एक सब्जेक्ट मैटर है जो कि हम पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत देखते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका वित्तीय प्रशासन या फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, और इसमें किस प्रकार से पार्लियामेंट से बजट पास होता है, कहाँ से बजट बनने की क्या पूरी प्रक्रिया है, बजट का क्या स्वरूप होता है, पूरा फाइनेंसेस से कंसर्न फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हम देखते हैं। किस प्रकार के कर सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, किस प्रकार के, इसको हम नेक्स्ट संघीय वित्त व्यवस्था जो है, जैसे भारत में संघीय वित्त व्यवस्था है कि यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट्स। तो इनके रेवेन्यू के क्या सोर्सेज हैं, किन मदों पर ये एक्सपेंडिचर करती हैं, ये कहाँ कहाँ से अपनी
रेवेन्यूज़ जनरेट कर सकती हैं, कहाँ से नहीं कर सकती हैं, और कौन कौन से टैक्सेस ऐसे हैं, कौन कौन से मद ऐसे हैं जिन पर ये खर्च कर सकते हैं या अपने रेवेन्यू जनरेट, क्योंकि ये क्लासिफाइड है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किन पर खर्च करेगी, स्टेट गवर्नमेंट किस पर करेगी, और लोकल बॉडीज़ किस पर करेंगी, रेवेन्यू कहाँ कहाँ से जनरेट करेंगी, सबका डिवाइडेड है। और कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किए जाएंगे और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच उनका डिवोल्यूशन होगा, कौन से टैक्सेस ऐसे हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स कलेक्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देंगी, फिर वो डिवॉल्व होंगे, या कौन से टैक्सेस ऐसे हैं कि जिनकी शेयरिंग होगी, जैसे फाइनेंस कमीशन वगैरह है, ये सब हम ये भी इसका सब्जेक्ट मैटर है कि फाइनेंस कमीशन किस तरीके से फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन देखती है। ये सारी चीज़ें जो भी हैं हम इसको स्टडी करते हैं पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत, और इसी को हम सब्जेक्ट मैटर कहते हैं, जिसका एक एक जो भी अभी इसमें चर लिए गए, वेरिएबल्स लिए गए, इनकी हम इन डेप्थ एनालिसिस या इन डेप्थ स्टडी करते हैं, चाहे वो पब्लिक रेवेन्यू से रिलेटेड हो, चाहे पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हो, चाहे पब्लिक डेट से रिलेटेड हो, चाहे आपका फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हो, या जो फेडरल सिस्टम है, संघीय वित्त व्यवस्था है, उसको पूरा कौन सी बॉडीज़ मैनेज करती हैं, जैसे फाइनेंस कमीशन किस प्रकार से कंट्रोल करती है, कितने फाइनेंस कमीशंस हैं, कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उनके रोल्स क्या हैं, ये सब हम पूरा स्टडी करते हैं पब्लिक फाइनेंस में। इसलिए कहते हैं कि ये स्कोप है पब्लिक फाइनेंस का, या हम कह सकते हैं ये सब्जेक्ट मैटर है पब्लिक फाइनेंस का। तो जब आप पूरा पब्लिक फाइनेंस की सारी थ्योरी, सारे उसके ये डिफरेंट चैप्टर्स में सारे एस्पेक्ट्स पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद आपके लिए इसको और विस्तृत रूप में डिटेल्ड में लिखना आसान हो जाता है, और बहुत अच्छे से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसी में एक कंटेंट आता है आपका कि इम्पॉर्टेंस क्या है पब्लिक फाइनेंस की। पब्लिक फाइनेंस जो है गवर्नमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको शो करता है, और किस प्रकार से गवर्नमेंट बैलेंस बनाने की कोशिश करती है, वेलफेयर इंक्रीज़ करने की कोशिश करती है। क्योंकि आपको पहले भी बताया गया है वीडियोस में कि जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं वो तो बहुत कम स्कोप मानते थे पब्लिक जो फाइनेंस है उसका, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ही कम है, कार्य कम है, फंक्शंस कम है, तो एक्सपेंडिचर कम है, एक्सपेंडिचर कम है, तो रेवेन्यू जनरेशन की भी बहुत उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उसी के अकॉर्डिंगली रेवेन्यू जनरेशन भी होगा। पर जब 1930 की का ग्रेट डिप्रेशन, जिसको तीसा की मंदी हम कहते हैं, आई, तो उसमें ये बात उठी, कीन्स ने अपनी थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट वेजेस एंड इंटरेस्ट में ये दिया कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा। क्लासिकल थिंकर्स लेजिस्फेयर पॉलिसी में बिलीव करते थे कि नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, इकॉनमी को मिनिमम होना चाहिए। और पर जो है कीन्स ने कहा कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट को अर्थव्यवस्था में स्टेबिलिटी, स्थिरता बनाए रखनी है या अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है, तो उसको स्टेबिलिटी लाने के लिए और स्थिर आगे बढ़ाने के लिए, ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ज़रूरी है। यानी कि अपने आप ऑटोमेटिक फोर्सेस पे आप अर्थव्यवस्था को छोड़ नहीं सकते हैं ये, क्योंकि 1930 की मंदी ने ये दिखा दिया कि लोग प्रॉफिट के बारे में सोचते सोचते, जो माल्थस ने कहा ओवर प्रोडक्शन, जब माल्थस ने कहा था तो उन पर निराशावादी अर्थशास्त्री होने का टैग लगा दिया गया था, पर वो स्थिति उत्पन्न हुई। उन्होंने ग्लट थ्योरी, ओवर प्रोडक्शन की थ्योरी दी थी, और 1930 में ये बात साबित हो गई कि अगर कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, कोई कंट्रोल नहीं होगा, तो कभी ना कभी ये ओवर प्रोडक्शन की स्थिति आ सकती है। और उस ओवर प्रोडक्शन की स्थिति से आपको उबरने के लिए या उसको कैसे मैनेज किया जाए जिससे कि मंदी ना आने पाए, तो उसके लिए कीन्स ने अपनी थ्योरी दी। और फिर उसी कीन्स की थ्योरी कीन्स ने मंदी से उबरने की थ्योरी दी, और उसी को हम किस प्रकार से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में यूज़ करते हैं, तो उसी
कीन्स की ही थ्योरी को हम इन्फ्लेशन भी कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पब्लिक फाइनेंस में के महत्व को बताती हैं कि हाँ, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ज़रूरी है, सरकारी क्रियाएं ज़रूरी हैं अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए, अर्थव्यवस्था में लोगों का लोक हित करने के लिए, लोगों का कल्याण करने के लिए, क्योंकि वेलफेयर प्राइवेट सेक्टर नहीं करता। प्राइवेट सेक्टर तो अपना प्रॉफिट ओरिएंटेड मोटिव से वर्क करता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ज़रूरी हो। तो तभी से पब्लिक फाइनेंस की इम्पोर्टेंस बढ़ गई। तो हमने आज की इस वीडियो में दो चीज़ें देखी, एक तो सब्जेक्ट मैटर क्या है पब्लिक फाइनेंस का, और दूसरी चीज़ क्या महत्व हो सकता है पब्लिक फाइनेंस का। आगे के जितने भी डिटेल इसके चैप्टर्स हैं उसमें इन्हीं चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, और हम तब इन मुद्दों को या इस क्वेश्चन को और अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। धन्यवाद।